Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So we are going to start a new chapter, that is the sport and movement, and chapter number 16. ठीक है. अच्छा, इस चैप्टर को अगर बेटा आपने पढ़ना है तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल वाइवा, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हर बोन को और इवन इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं. सो प्लीज़ हर लाइन को गौर से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से आपके MCQs भी बनते हैं. ठीक है. सो टॉपिक हमारे पास है ह्यूमन स्केलेटन. आपको पता है कि जब भी हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट की बात करते हैं तो स्पोर्ट का मतलब होता है कि वो स्ट्रक्चर या वो फ्रेमवर्क जो कि हमारी बॉडी को एक फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करे कि जो हमें मूवमेंट में और इसके अलावा बेंच होने में, चलने में या जो हमारी पोजीशन होती है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करे. ठीक है. तो ह्यूमन स्केलेटन जो कि बोन्स एंड कार्टिलेज का बना हुआ होता है, एंड दिस स्केलेटन इज यूजुअली कॉल्ड एज एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन का क्या मतलब है कि द स्केलेटन व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. ठीक है. सो इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. अगर आप बेबीज में देखें या न्यू बॉर्न में देखें तो उनमें जो ज़्यादा स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज बेस्ड होता है. ठीक है. मतलब उनमें जो कार्टिलेज की अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बोन्स, क्योंकि बोन्स भी सॉफ्ट होती हैं और वो ज़्यादातर कार्टिलेजनेस होती हैं. ठीक है. लेकिन अगर आप उसमें आ जाएं एडल्ट्स में, तो एडल्ट्स में जो कार्टिलेज होता है वो रिप्लेस हो जाता है बोन्स के साथ और बहुत सारी बोन्स जो है वो फ्यूज हो जाती हैं, वो हार्डर बोन्स हो जाती हैं. तो हमारे पास एडल्ट का जो स्केलेटन होता है वो ज़्यादातर बोन्स पे बेस करता है. ठीक है. सो हम ये कह सकते हैं कि बोन्स एंड कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन व्हिच प्रोवाइड्स एन इंटरनल सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. हमें इंटरनली फ्रेमवर्क एक प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमें सपोर्ट भी मिलती है और उसके साथ साथ वी आर एबल टू मूव एज वेल. ठीक है. और मूव करना मतलब हम अपने स्ट्रक्चर्स को, अपने बाजुओं को हिला सकते हैं, दिस इज द मूवमेंट. लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं यानी जब आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो दिस इज द लोकोमोशन. सो आपका कार्टिलेज आपको लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता. फॉर लोकोमोशन यू नीड मसल्स. ठीक है. कि जो आपके कार्टिलेज और बोन्स को मूव करवाएं और उसकी वजह से आप मूव करें, दैट इज द लोकोमोशन. लेकिन अभी आप जिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो सिंपल मूवमेंट है आपके स्ट्रक्चर्स की, जैसे आप एक जगह पे खड़े अपने बाजू को हिला सकते हैं, आप बात कर रहे हैं तो आपके जो जॉज हैं ये मूव कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल ड्यू टू दी बोन्स एंड कार्टिलेज. ठीक है. एंड ऑब्वियसली मसल्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट, बोथ इन मूवमेंट एंड स्केलेटन एंड लोकोमोशन एज वेल. ठीक. सो बेटा हमारे पास टू टाइप्स के स्केलेटन के जो कंपोनेंट्स हैं दैट आर कार्टिलेज एंड बोन्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कार्टिलेज एंड देन बोन्स. ठीक है. सो कार्टिलेज को आप डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज अ टफ एंड फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. टफ हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अगर आप स्कल को देखें तो स्कल में प्रेजेंट होता है टाइप ऑफ कार्टिलेज दैट इज कॉल्ड फिब्रोकार्टिलेज. ठीक है. सो अगर आप फिब्रोकार्टिलेज को देखते हैं बेटा तो वो फिब्रोकार्टिलेज जो है दैट इज टफ. ठीक है. इसी तरह आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो दो वर्टिब्रास के दरमियान में प्रेजेंट होती है, वो भी टफ है. बट समटाइम इट इज आल्सो फ्लेक्सिबल. लाइक अगर आप अपने ईयर को देखें तो वो फ्लेक्सिबल है. ठीक है. इसी तरह आपका जो ट्रैकिया है, जो आपका नोज का पैलेट है या जो सेप्टा है, इसी तरह आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के पार्ट्स हैं लाइक ब्रांकाई हैं या फिर जो लैरिंक्स है, ये सब जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी ये कंप्रेस या बेंड हो सकते हैं आसानी से. ठीक है. सो इट इज द टफ एंड फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. और ये कनेक्टिव टिश्यूज आपके पास जो होते हैं वो यूजुअली कॉन्ड्रोसाइट्स के टिश्यूज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें हमारी फ्रेमवर्क को मेंटेन रखने में. ठीक है. तो आप ये कह सकते हो कि कार्टिलेज इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है. ये टफ भी है, फ्लेक्सिबल भी है. ठीक. अच्छा, देन हमारे पास इसके कंपोनेंट्स आते हैं. सो अगर आप इसके कंपोनेंट्स देखें बेटा तो इट हैज 4 कंपोनेंट्स और उन 4 कंपोनेंट्स में मेजर क्या है कि पहले तो आपके पास कॉन्ड्रोसाइट्स हैं. कॉन्ड्रोसाइट्स में कॉन्ड्रोस का मतलब है कार्टिलेज एंड कॉइडोस का मतलब होता है सेल्स. ठीक है. सो कॉन्ड्रोसाइट्स आर कार्टिलेजनस सेल्स और ये कार्टिलेजनस सेल्स मैच्योर सेल्स होती हैं जो कि कार्टिलेज का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और आपने याद रखना है कि ये न्यूट्रिशन में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. देन दे आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स. सो ये एम्बेड होते हैं मैट्रिक्स के अंदर. जैसे आपने मैट्रिक्स का पढ़ा हुआ है कि कोई भी फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ आपके पास उस तरह से फ्लूइड
लेकिन वो स्पेस जो इनसाइड द मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगा उसको आप मैट्रिक्स कहेंगे, और इसके अंदर कार्टिलेज जो है वो एम्बेड होते हैं, कार्टिलेजनस सेल्स एम्बेड होते हैं, और जिन स्पेशल प्लेसेस पे एम्बेड होते हैं उनको लैक्यूनाई कहा जाता है। लैक्यूनाई वो स्पेसेस होती हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। सो इन द मैट्रिक्स they are present in a specific spaces which are called lacunae, ठीक है। Then these cartilage when immature, तो ये जो cartilaginous cells हैं chondrocyte, they contain the mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, prominent in form, ठीक है, क्योंकि ये अभी immature हैं। जब ये mature हो जाएंगे तो they get less prominent, मतलब इसमें इनकी अमाउंट कम हो जाती है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है it contain the glycogen and lipids, और ये क्यों होते हैं, मैंने आपको जैसे भी कहा कि they play a very important role in the nutrition, so they help in the performance of different functions of the cartilage, ठीक। then हमारे पास इसका second component आता है, and this second component is called the matrix. So its matrix is made up of proteoglycan. Proteoglycan का मतलब है, proteo mean proteins and glycan mean carbohydrates, ठीक है। या अगर आप सिंपली देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। बट दोनों नाम आपको पता होने चाहिए कि प्रोटियोग्लाइकेन आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स व्हिच इज द combination or the conjugated molecule of protein and carbohydrates. And unmineralized का क्या मतलब है कि देयर इज नो कैल्शियम फॉस्फेट और एनीथिंग लाइक इट, कि ये इसको हार्ड नहीं बनाते हैं, ये रिजिड नहीं होता है, ठीक है। ऑल्दो इट इज टफ बट नॉट रिजिड, ठीक है। देन कंटेन द कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजन एंड इलास्टिक, ये दो, कोलेजन भी प्रोटीन है और इलास्टिन भी प्रोटीन होती है। उसके फाइबर्स यानी प्रोटीन के फाइबर्स हैं, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था कि 2 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर एंड फिब्रस प्रोटीन। सो ये जो आपके पास है कोलेजन एंड इलास्टिन, दे बोथ आर द फिब्रस प्रोटीन्स, तो इनके फाइबर्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं की वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी या टफनेस भी मिलती है, ठीक है। देन बेटा हमारे पास कोलेजन आता है। सो कोलेजन जो है इसको टफनेस प्रोवाइड करता है, और आपने याद रखना है कि चाहे बोन हो चाहे कार्टिलेज हो, ये एक स्पेशल टाइप के सेल से प्रोड्यूस्ड होते हैं जिनको फिब्रोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। सो फिब्रोब्लास्ट आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर एक्चुअली यूज्ड और हेल्पफुल इन द सिक्रेशन ऑफ कोलेजन। अब कोलेजन अगर बोन में प्रोड्यूस होगा तो वो टाइप 1 होगा, ठीक है, मतलब मोर कंडेंस्ड फॉर्म, जिसकी वजह से बहुत रिजिडिटी मिलती है बोन को, ठीक है। लेकिन अगर वो कार्टिलेज में प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको आप टाइप 2 कहेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे भी एक डिफरेंस है कि जो आपके पास टाइप 2 है ये बाकी दोनों कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हम आगे चल के इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि हाइलिन कार्टिलेज में भी और इलास्टिक कार्टिलेज में भी टाइप 2 प्रेजेंट होती है, जबकि टाइप 2 यहाँ पे तो प्रेजेंट है हाइलिन एंड इलास्टिक में, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है, यानी एक्सेप्ट आप ये कह सकते हैं कि कोलेजन 1 is present in fibrocartilage and perichondrium, ठीक है। तो पेरिकॉन्ड्रियम हम अभी चल के डिस्कस करते हैं। ये दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कार्टिलेज के अंदर कि जिनके अंदर टाइप 1 कोलेजन प्रेजेंट है, मतलब मच कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि जो बाकी 2 टाइप्स हैं कार्टिलेज की, हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिक, उसके अंदर टाइप 2 प्रेजेंट होती है जो कि उसको फ्लेक्सिबल बनाती है। बट टाइप 1 एज इट इज रिजिड, सो इट इज प्रेजेंट इन द फिब्रोकार्टिलेज, ठीक है। देन हमारे पास टाइप पेरिकॉन्ड्रियम आता है। सो पेरिकॉन्ड्रियम इज अ लेयर ऑफ डेंस कनेक्टिव इररेगुलर टिश्यूज। जब आप इसको डेंस कनेक्टिव इररेगुलर टिश्यूज कह रहे हैं तो इट मींस के यहाँ पे भी कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं, जहाँ फिब्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट, लेकिन ये जो है वो लेयर ऑफ इररेगुलर टिश्यूज हैं, यानी आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन बेटा हमारे पास ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है इसकी आगे फर्दर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगर आप इस आउटर लेयर को देखें एंड देन इनर लेयर को देखें तो जो आउटर लेयर है इसमें प्रेजेंट है फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। और इस फिब्रोब्लास्ट का रोल क्या है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कोलेजन, whether it is type 1 or type 2 that would be dependent upon the type of cartilage, ठीक है। देन हमारे पास इनर लेयर है which is made up of the chondrogenic cells, means it helps in the growth of the cartilage, और उसको आप कहते हैं chondroblasts।
chondroblasts are immature cartilaginous cells. Well, when they get mature, they are called chondrocytes. Okay. So बेटा अब अगर आप इसका डायग्राम देखें तो ये एक रफ सा आप स्केच इसको कह सकते हैं कि कार्टिलेज का है, क्योंकि एग्जैक्ट इसका डायग्राम आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, यही इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब आप अगर इसको देखें तो ये जो अपर 2 लेयर्स आपको नजर आ रही हैं, ये वाली 2, ये आपके पास है पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम यानी अबव द कार्टिलेज। ठीक, सो इस पेरिकॉन्ड्रियम में जो आउटर आपको ब्लैक लेयर नजर आ रही है, दिस इज द लेयर ऑफ फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, जो ब्लैक सेल से हैं और इरेगुलरली इसलिए आपने इसको डेंसली पैक नहीं करना है। अच्छा, आल्दो भी ये डेंस है, मतलब नंबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज ज्यादा होंगे, लेकिन वो डेंसली पैक नहीं है, यानी इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इरेगुलर। ठीक है, और इन फिब्रोब्लास्ट सेल्स का क्या रोल है कि दे विल प्रोड्यूस द कोलेजन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्टिलेज। देन ये जो सेकंड आपको रेड मिक्स सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर इमेच्योर सेल्स एंड दीज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट, जिनको आप कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स भी कह सकते हैं, यानी कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जो सारा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा है, दिस इज मैट्रिक्स। ठीक है, सो inside the perichondrium there is a structure or there is a unmineralized part, this is called the matrix। और matrix का main component जैसे आपने पढ़ा है, it contain the proteoglycan and along with that collagen and elastic fibers। अब हर किसी में कौन सा फाइबर प्रेजेंट होगा वो हम चल के आगे डिस्कस करते हैं उसकी टाइप्स में। ठीक है, इसमें देखिए बेटा ये जो आपको ब्लू कलर्स में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, these are collagen, और जो आपको ये सेल्स नजर आ रही हैं which are embedded in a specific positions which are called lacunae are chondrocytes। ठीक है, so chondrocytes are embedded in the matrix in a specific position that are called lacunae। जबकि जो आपके पास इसमें ब्लू कलर के फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप बोलेंगे कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, देन हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज में अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं। पहला जो कार्टिलेज है उसे आप बोलेंगे हाइलिन कार्टिलेज, सेकंड आपके पास है इलास्टिक कार्टिलेज, और थर्ड जो टाइप है वो आपके पास आती है फिब्रो कार्टिलेज की। ठीक है, सो बेटा अगर आप इनकी लोकेशन देखें तो लोकेशन में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है रिब्स और स्टर्नम में। ठीक है, आपको पता है कि रिब्स जो हैं वो इस तरह से अगर कोस्टल लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं तो ये सेंटर में आपके स्टर्नम के साथ अटैच होती है। ठीक है, सो ये जो रिब्स और स्टर्नम के दरमियान आर्टिकुलेशन होती है या जो जॉइंट बनता है उसको आप कहते हैं कार्टिलेज, और ये टाइप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज है। लेकिन हाइलिन कार्टिलेज में भी आपके पास ये कौन सी टाइप आएगी, कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, सो कोस्टल कार्टिलेज इज प्रेजेंट, अ टाइप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज दैट इज कोस्टल, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, देन हमारे पास दूसरा आता है सरफेस ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, आप देखिए अगर आपके पास ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जॉइंट है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, यानी ये मूवेबल जॉइंट है। ठीक है, लेकिन इन दोनों जॉइंट्स को जोड़ने वाला जो कार्टिलेज है वो भी हाइलिन कार्टिलेज होता है। और अगर ये सरफेस ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स में प्रेजेंट है तो आप इसको बोलेंगे आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। ठीक है, सो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज या आर्टिकुलर कार्टिलेज ये प्रेजेंट होगा 2 जॉइंट्स के दरमियान और ये वहां पे फंक्शन करेगा आर्टिकुलेशन का। ठीक है, थर्ड आपके पास है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कि हाइलिन कार्टिलेज से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनता है, और हमने पढ़ा था कि तकरीबन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास आता है लैरिंक्स, इसके बाद ट्रैकिया और फिर ब्रोंकाई। सो these are made up of हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, जबकि अगर आप इलास्टिक कार्टिलेज को देखें बेटा तो ये प्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर में जिसको आप पिना कहते हैं।
So it is present in the external ear or the pinna, then auditory tubes जिनको eustachian tubes कहा जाता है, and epiglottis जो कि glottis के ऊपर flip like structure होता है जो कि prevent करता है कि कोई भी चीज aspire होके larynx में ना चली जाए, ठीक है. So these are the elastic cartilage which makes the different structures like external ear, auditory tube and epiglottis. Now the third is fibrocartilage, and fibrocartilage is present in between the joints of pubic bones, ठीक है. जो pubic bones होती हैं जिनमें ischium ilium आता है वो इससे मिलके बनती हैं, और intervertebral disc अगर आप देखें आपके पास ये दो वर्टेब्रास हैं, ठीक है. इन दो वर्टेब्रास के दरमियान में जो डिस्क होती है उसको आप इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं. यानी रीढ़ की हड्डी में दो वर्टेब्रास हैं, उनमें जो डिस्क है जो उनको जोड़ रही है आपस में और जिसकी वजह से हम बेंड हो सकते हैं वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है. और इस इंटरवर्टेब्रल डिस्क के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेंटर वाला और एक इसके गेजू टफ वाला पोर्शन होता है, ठीक है. जो टफ वाला पोर्शन है उसको कहते हैं एनुलस फिब्रोसिस, ठीक है. एनुलस फिब्रोसिस ये आउटर होता है, और सेंटर वाला जो है उसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस. अब न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है ये आपके पास होता है फ्लूइड या जेली लाइक, और ये वाला जो एनुलस फिब्रोसिस है ये हार्ड होता है, ठीक है. सो एनुलस फिब्रोसिस हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर फिब्रस टिश्यूज होते हैं, और वो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनको आप फिब्रोकार्टिलेज बोलेंगे, ठीक. सो एनुलस फिब्रोसिस द आउटर पार्ट ऑफ द इंटरवर्टेब्रल डिस्क व्हिच इज मेड अप ऑफ फिब्रोकार्टिलेज. देन हमारे पास आते हैं इनमें प्रोटीन फाइबर्स. एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दैट द टाइप 1 एंड टाइप 2 collagens are present depending upon the type of cartilage. So hyaline cartilage contain type 2 collagen. मतलब अगर आपको खाली ये स्ट्रक्चर हाइलाइन कार्टिलेज का मिले तो इसमें ये जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे ये ओनली टाइप 2 कोलेजन के होंगे, ठीक है. जबकि इलास्टिक जो है कार्टिलेज उसमें टाइप 2 कोलेजन के साथ साथ इलास्टिक जो फाइबर्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे. थर्ड जो आपके पास आता है फिब्रोकार्टिलेज, इट इज मेड अप ऑफ थिक रोज ऑफ टाइप 1 कोलेजन, ठीक है. मतलब इसमें कोलेजन जो है वो बहुत ज्यादा थिक रोज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और ये रिजिड एंड टफ स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक. देन हमारे पास सेल्स आते हैं बेटा. सो कॉन्ड्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स दीज आर प्रेजेंट इन हाइलाइन एंड इलास्टिक कार्टिलेज, while only the chondrocytes and fibroblasts are present in the fibrocartilage, ठीक है. अब देखें इसमें chondroblast absent है, so if chondroblasts are absent then perichondrium is absent as well, ठीक. So perichondrium is present both in hyaline and elastic tissues while they are not present in fibrocartilage. देन नेचर हमारे पास आती है. सो नेचर हाइलाइन कार्टिलेज अगर आप देखें तो उसकी क्या होगी, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक कार्टिलेज बेंडेबल होता है, जबकि जो फिब्रो कार्टिलेज है ये टफ होता है और ये रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को, ठीक है. देन बेटा जो कार्टिलेज है आप अगर देखें तो इसमें किसी किस्म की ब्लड सप्लाई नहीं होती है. यानी आप देखें ना अगर कान भी कुछ लोग जो हैं वो पियरिंग करते हैं कान की, तो उसमें भी ब्लड सप्लाई कान के कार्टिलेज में नहीं होता है, बल्कि उसके ऊपर जो स्किन में कैपिलरीज होती हैं वो जब पियर्स होती हैं तो उससे ब्लीडिंग होती है, ठीक है. सो दे डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई व्हाइल दे हैव द लिम्फेटिक सप्लाई, और लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू ये अपनी न्यूट्रिशन को गेन करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, और जो सेल्स इसमें न्यूट्रिशन को गेन करते हैं डिफ्यूजन से उनको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाता है, सॉरी कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक. देन हमारे पास लास्ट आते हैं इसके फंक्शंस. सो फंक्शंस में अगर हम देखें तो ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं कि allows the tissues to bear the mechanical stress. Yes, they allows the tissues to bear the mechanical stress. जैसे अभी हमने intervertebral disc की बात की थी कि ये allow करती है mechanical stress को और हम bear कर सकते हैं इसकी वजह से. इसके अलावा ये कुछ structures की formation करती हैं, तो respiratory tract के जितने भी parts हैं वो सब हाइलाइन कार्टिलेज से बने हुए होते हैं. सो कार्टिलेजनस इन स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसके अलावा आपने इलास्टिक कार्टिलेज में पढ़ा कि एक्सटर्नल ईयर, ऑडिटरी ट्यूब्स
या एपिग्लॉटिस जो है वो इससे बनते हैं और आर्टिकुलेशन का काम करते हैं, चाहे वो कोस्टल कार्टिलेज हो, चाहे वो साइनोवियल जॉइंट्स को आर्टिकुलेट करने वाला हो, उन्होंने आर्टिकुलेशन करनी है, यानी टू बोन्स को या टू जो लिगामेंट्स हैं उनको आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द कार्टिलेज। और कार्टिलेज जो होता है ये आपके पास हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि इसने बहुत सारे